जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम लाइट पर। पॉलिटी के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान तो ऐसे इतने आसानी से बन नहीं गया दोस्तों। आपको पता है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने के बारे में जब डिसाइड उन्होंने क्या किया, हमारे लीडर्स थे, हमारे उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने उन्हें देश से बाहर भगाने के लिए मजबूर कर दिया। तब उन्होंने ये कहा कि अब तो मान लीजिए अंग्रेज़ तो अब चले जाएंगे, तब ये देश पूरा चलेगा कैसे? इतना बड़ा हमारा देश है, पूरे दुनिया में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा देश है, तो उसमें हम किस तरीके से ऐसे नियम बना लें। कुछ लोग वहाँ पर जो हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे उस समय के, जो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसे नियम बनाएंगे कि जो पूरे भारतीय लोगों पर लागू होगा और इससे हमारे देश की एकता बनी रहेगी। तो अंग्रेज़ों ने कहा, भाई सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ये बात कहाँ से शुरू हुई संविधान बनाने की बात। और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी बात शुरू हुई 1934 में, एक एम.एन. रॉय जी थे। इन्होंने सबसे पहले संविधानिक सभा की मांग की। अंग्रेज़ों से उन्होंने कहा कि हम संविधानिक सभा बनाएंगे और हम अपने लोगों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाएंगे जो हमारे लोगों के अधिकार होंगे। ठीक है, अंग्रेज़ हमारे ज़्यादातर अधिकार नहीं देते थे हमें, तो उन्होंने कहा अपने लोगों के लिए उन्होंने बात रखी। तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय जी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो उस समय कांग्रेस था, तो कमेंट में आप बताइएगा कांग्रेस किस सन में बना था। तो 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहले मांग रखी। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेज़ तब तक तो कुछ नहीं सुन रहे थे। अब आया द्वितीय विश्व युद्ध का समय, यानी 1939 से लेके 1945 तक का समय। तो अंग्रेज़ों की भी अब भारतीयों पर एक तरीके से गर्ज थी, तो उन्होंने सबसे पहले भारतीयों को एक लॉलीपॉप दिया अगस्त ऑफर के नाम से। तो उसमें 1940 में आया था, लेकिन इसे हमारे यहाँ के जो उस समय के नेता थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने, क्योंकि उस समय हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन अंग्रेज हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। बस उनकी उस समय गर्ज थी, हमें द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी तरफ से लड़वाना चाहते थे अपने तरफ से, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी प्रस्ताव हमारे लिए भेजा। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। इसका नाम क्रिप्स क्यों है? क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स करके थे, तो इस मिशन को वही लीडर कर रहे थे। इसमें भी हमें संविधान बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही कह रहे थे कि हम भले संविधान आपका रहेगा, लेकिन आप हमारे नाम पर ही अपने देश को चलाएंगे। तो इसलिए गांधी जी ने इसे भी रिजेक्ट करवा दिया। और लास्ट में आया कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इन सब के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास में डिटेल में समझेंगे। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, इसी से हम लोगों ने संविधानिक सभा का प्रस्ताव स्वीकार किया। हम लोगों ने हमारे नेताओं ने, उस समय के जो सबसे महान नेता थे, उन्होंने स्वीकार किया। आज भले ही हम भारत में सबका योगदान धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो हमें हमेशा इसीलिए अपने फ्रीडम फाइटर्स का, चाहे वो इवन गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बिना जाने समझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो अब देखते हैं कि संविधान जो सभा हमारी बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसमें कितनी सीटें थी, कैसे इलेक्शन हुए, कैसे पार्टिसिपेशन हुआ। तो सबसे पहले देखिए 389 सीटें थी। अब ये समझ लीजिए कि अब प्रस्ताव पास हो गया है। अब इसमें अब सारे जो हमारे यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक सभा बनाकर बैठे हैं। अब ये मिल के नियम बनाएंगे। तो सबसे पहले 389 सीटें, इतनी सीटें चुनकर, सीटें क्या हुआ, जैसे अपने यहाँ इलेक्शन होता है तो पता नहीं चलता इतनी सीट आई है, इतने लोग उसमें जाएंगे। तो और उसमें भी 296 लोग ऐसी जगह से आएंगे जहाँ पर ब्रिटिश रूल करते हैं, और 93 लोग ऐसी जगह से आएंगे जहाँ पर राजाओं का शासन है, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो ये थी हमारे सीटों का बंटवारा। इसको आप अच्छे से थोड़ा, ये नंबर्स जो हैं इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब आइए आगे हम देखते हैं कि और किस तरीके से हमारा सिलेक्शन मेथड था। देखिए, अब ये तो दिखा दिया है कि अब आपको पता होगा कि 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, तो जो हमारी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल टेंशन न लेंगे। तो मुस्लिम लीग वही थी जिसने पाकिस्तान को बनवाया था, तो वो अपना भैया अलग हो गए 1947 में। अब 389 सीट में कितना बच गया? 200
99 सीट। अब यही आगे चलकर भारत का संविधान बनाएंगे। अब इसमें दिया है चयनित प्रक्रिया क्या थी। देखिए हम आपको बता देते हैं कि पूरे 10 लाख लोगों में से एक लोग चुनकर जाते थे जो संविधान सभा में बैठते थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें भी दिखा है SC ST की सीटें आरक्षित थी, इसको भी आप ये फैक्ट याद रखेंगे। तो अभी देखिए अब हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से बना। अभी तो ये शुरुआत है। अब इसमें दिखाया गया है सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब संविधानिक सभा के सत्र। अब देखते हैं, सबसे पहली बार हमारी संविधानिक सभा मिली 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद रखिएगा। उसी समय अब ये हुआ कि किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो उस समय प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो हुए नहीं थे, तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम याद रखना, आगे लिखा भी है। तो उन्हें वहाँ सबसे ओल्ड थे, तो उन्हें को ही प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर दूसरे सेशन के बारे में दिया गया है। ये क्या दिया है? 11 दिसंबर 1946। इसमें इलेक्शन ऑफ परमानेंट प्रेसिडेंट, यानी इस अब देखिए वो बैठे थे मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जी, फिर अब इलेक्शन हो गया तो अब परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बन गया? जो भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी आगे नाम है। फिर तीसरा सेशन कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। उसी में प्रस्तावना क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। ये क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए अब हमारा संविधान किस तरीके से होगा, संविधान तो बनाने हम बैठे हैं, लेकिन उस संविधान का मेन ढांचा मतलब किस तरीके से क्या क्या होगा, वही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये इसकी बात सबसे पहले कब आई थी? 9 दिसंबर को, इसी पहले ही सत्र में। और इसे किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन मतलब तीसरे सेशन में 22 जनवरी 1947 को ये क्या कर दिया गया? ये उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहली बार बात कब हुई थी? 9 दिसंबर को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से और आगे की चीज़ें हुई। देखिए इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, अगर आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने बताया सबसे पहले प्रेसिडेंट बने। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। यस्सी मुखर्जी जी ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने। ज़्यादातर बच्चों का इनका नाम नहीं पता होता है, इसलिए आप इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिए, यस्सी मुखर्जी जी। उसके बाद दिया गया है BN राव जी, ये हमारे संविधानिक सलाहकार थे। देखिए आजकल यही चलता है कि मतलब ये बहुत ज़रूरी ये सब फैक्ट है एग्ज़ाम के लिए भी, और अपने देश में रह रहे हैं आप तो ये सब आप पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कि मैंने आपको बता दिया है। नोट्स की टेंशन नहीं लेंगे गाइस, नोट्स आपको मिलेगी। उसके बाद देखिए अब हम आगे आ जाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी पे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या? ये देखिए हमारा संविधान का जो ढांचा है, इसीलिए कहा जाता है जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं संविधान के पिता हैं। देखिए संविधान तो 389 लोग बैठे थे, मतलब मिलकर बनाया, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी तो वो उसके जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। कब बनी? 29 अगस्त 1947। और चेयरमैन देखिए दिया है ना, भीमराव अम्बेडकर जी थे। इस कमेटी में 7 मेंबर थे, ये अकेले नहीं थे, 7 लोग थे इसमें। देखिए आगे उनका नाम दिया है, कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अयंगर जी, देखिए अम्बेडकर जी, अयंगर जी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर। देखिए रिप्लेस्ड बाय, देखिए इनकी क्या होता है उस टाइम पे इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो N माधव राव जी इन्हें रिप्लेस कर देते हैं। DP खेतान, ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें TT कृष्णमाचारी रिप्लेस कर देते हैं। इन 7 का नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आप अच्छे से नोट्स में पढ़ के इन 7 लोगों का नाम याद कर लेंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और हम समझते हैं और क्या हुआ। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमिटीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसमें भी हमारे कौन थे? नेहरू जी थे। तो आप ये नाम जरूर याद रखेंगे। एक सेकेंड, आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, हम मोबाइल से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बीच में लैग आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ फिर से शुरू हो गया। देखिए तो सबसे पहले हम कहा थे यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू जी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पटेल जी थे। ये सब का नाम आपको याद रखना है। कमेटी क्या थी?
ये मतलब ये यूनियन कमेटी, एक कमेटी, कुछ लोग ऐसे बैठते थे, जैसे अब इतने सारे काम हो गए तो 389 लोगों में कुछ लोग बढ़ जाते थे किन्हीं और मुद्दों पर, जैसे 7-8 लोग मिल गए तो ये कमेटी बन गई। जैसे एक मान लीजिए, अभी आप उदाहरण लीजिए, पानी पर कुछ कानून बनाना है तो 7-8 लोगों को नियुक्त कर दिया गया कि आप देखिए भाई पानी वाला आप संभालिए। तो उसी तरीके से उसके भी अध्यक्ष कौन हो गए, तो उसी तरीके दिया है यूनियन पावर जो कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हमारे नेहरू ही जी थे, और प्रोविंशियल कमेटी इसके हमारे पटेल जी थे। तो ये सब नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी कमेटी के कुछ समझते हैं। देखिए, और उसके बाद दिया है फंडामेंटल कमेटी, राइट्स कमेटी, इसके भी हमारे जो मौलिक अधिकार समिति थी उसके भी सरदार पटेल जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। अब देखिए अदर इंपॉर्टेंट कमेटीज यानी अन्य महत्वपूर्ण समितियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो वो तो जो मेजर कमेटी थी, माने कुछ बड़ी कमेटियाँ, देखिए ये सब क्वेश्चन ना बहुत आते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी कार्य विधि समिति, ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। फाइनेंस वाला, इसके भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, ये वल्लभ भाई पटेल जी थे। और आगे दिया गया है स्टीयरिंग कमेटी, ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद हाउस कमेटी, ये थे पट्टाभी सीतारमैया जी, ठीक है। ये सब नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। नोट्स जब आपको मिलेगी तो आप नोट्स में अच्छे से सबके नाम समझ लेंगे। अब देखिए इसमें दिया है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, सबसे प्रमुख विशेषताएं जो दिया है। सबसे पहले दिया है जनता की सर्वोच्चता, यानी हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कौन है, तो जनता है। जनता ही सब कुछ है, हमारा संविधान जनता के लिए बना है, ठीक है। इसलिए भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी बात यही थी ना कि मतलब जनता के लिए ही तो सब कुछ करना है। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा जो पूरा भारत है इस समय कितने राज्य हैं, 28 राज्य। सब राज्यों की अलग अलग, देखिए आप ध्यान से देखेंगे या जानते होंगे कि आगे हम पढ़ेंगे भी कि हमारी सभी राज्यों की अलग अलग विधानसभाएं हैं। इसमें यही दिया है फेडरल यानी पावर, जैसे सारी पावर सिर्फ मोदी जी के पास नहीं है, स्टेट में भी पावर बटी हुई है। लेकिन हाँ, ज़्यादा पावर अगर आप बोलें तब ज़्यादा मोदी जी के पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे मैं रहता हूँ तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के बाद योगी जी हैं, लेकिन पावर किसके पास ज़्यादा है, मोदी जी के पास। लेकिन पावर का बंटवारा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं फेडरल यानी संघीय ढांचा। लेकिन एकात्मक झुकाव क्यों, क्योंकि ऊपर मोदी जी को पावर ज़्यादा मिली है, वही ये बात इसमें ध्यान रखा गया है। क्यों ऐसा हुआ, देखिए भारत एक है, भले 28 राज्य हैं, लेकिन अगर सारा पावर एकदम बराबर हो जाता तो आगे चल के राज्य आपस में ही अलग एक देश बना लेते। इसीलिए सेंटर हमारा ज़्यादा स्ट्रांग है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय गवर्नमेंट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इसको आप अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि हमारे यहाँ संसद है, सब आगे पढ़ेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ये सब वोटिंग राइट जो है ये बहुत ज़रूरी है भाई, संविधान है, लेकिन अगर वोट का ही राइट नहीं है तो फिर ऐसा कोई अर्थ नहीं हुआ संविधान का विशेष। रिजिडिटी और फ्लेक्स यानी हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। ये क्या हुआ, हमारा संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट यानी कोई चेंज करना है तो कुछ ऐसे हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, कुछ ऐसे चेंज हैं जिन्हें करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। यानी मतलब जो हमारी असेंबली, जो हमारे यहाँ का संसद है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स की साइन चाहिए होती है, ठीक है। अब आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। कितना समय लगा, तो सबसे पहले 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, ठीक है। पैसा कितना लगा, 64 लाख रुपए। हाँ, एक फैक्ट याद रख लीजिएगा कि ये किस दिन संविधान को हमने लागू किया, तो 26 जनवरी को लागू कर दिया, ठीक है। नहीं, एडॉप्ट लागू तो 26 जनवरी को किया गया, लेकिन किस दिन हमारा पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया और एडॉप्ट कर लिया गया, वो था 26 नवंबर। तो 26 जनवरी को क्यों, क्योंकि हमारे नेहरू जी की इच्छा थी, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसीलिए संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया था हमारा संविधान। लेकिन लागू हुआ किस तारीख को, 26 जनवरी को। किस सन की बात हो रही है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। ये तो आपको डेट याद ही होगा। हाँ, अभी इसी स्लाइड में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारा नेशनल एंथम किस दिन लागू हुआ, तो वो था हमारा 24 जनवरी को, ओके, 24 जनवरी 1950 को। झंडा किस दिन अडॉप्ट किया गया, वो था 22 जुलाई 1947 को। ये सब डेट आप अच्छे से याद रखेंगे। हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। सबसे पहले ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय। हमारे यहाँ जैसे दिल्ली में संसद नहीं है, तो उसमें ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ब्रिटेन से लिया है, जैसे एकल नागरिकता, यानी भारत में एक ही आप नागरिकता ले सकते हैं। हर जगह की नागरिकता आप भारत में नहीं ले सकते। अगर भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के ही रहेंगे। अगर किसी विदेशी नागरिकता आप लेते हैं तो भारतीय नागरिकता आपकी चली जाएगी। तो ये बात आप ये दोनों चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। तो ये हमने लिया है। और भी कई सारी हमने चीज़ें यहाँ से ली है, लेकिन अगर अभी मैं सब बताऊँगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। जब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। यूएसए से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार। हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसे हमने यूएसए से लिया, अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू, ये क्या हुआ, देखिए इसलिए मैंने ज़्यादा टर्म यहाँ नहीं लिखा है, वो हम आगे ही पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू मतलब जैसे हमारी संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसमें हमारी जो जुडिशरी है यानी न्यायपालिका, वो उस कानून को देख सकती है। अगर गलत हुआ तो उसे खारिज भी कर सकती है, ठीक है, वो हस्तक्षेप कर सकती है। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यही अभी मैंने बताया ना कि सेंटर जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्टेट के पास भी पावर होती है लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी। ये डीपीएसपी क्या होता है, आगे वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से सब कुछ समझेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से और यूएसएसआर यानी कि रसिया से हमने क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। ये क्या होता है समवर्ती सूची, ये भी हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसी लिस्ट जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, तो हो गई समवर्ती सूची। जर्मनी से हमने क्या लिया, इमरजेंसी। देश में इमरजेंसी लगाना हुआ, इमरजेंसी के बारे में भी आगे समझेंगे। ये तो हमारा पहला लेक्चर है, ये हम सब कुछ बेसिक, इससे आपको घबराना नहीं कि बहुत बेसिक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको नई नई सारी चीज़ें मिलेगी। और सबसे ज़्यादा आपको तो नोट्स बनाना ही नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। यूएसएसआर यानी रसिया से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। जब संविधान बना था, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बता देता हूँ, जब संविधान बना तो उस समय कितने आर्टिकल थे, यानी अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, ठीक है। कितने हमारे उसमें क्या थे, कितने हमारे अनुसूचियाँ, यानी कि कितने हमारी अनुसूचियाँ थी, 8। उसके बाद और कितने पार्ट थे, 22 पार्ट थे। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अभी कितने होंगे हैं वो हम आगे पढ़ते समय सबके बारे में, जब पूरे आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझेंगे, सभी अनुसूचियों के बारे में, अभी हमारी अनुसूचियाँ इतनी नहीं है, अनुसूचियाँ बढ़ चुकी हैं, उनके बारे में समझेंगे, और फिर हम पार्ट्स के बारे में भी सब समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया सीखने को मिला हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए और एग्ज़ाम लाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।